हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं नवीन मुंजाल। आज अपन यूपीडीयू लीट 2022 उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज हम लोग यूपीडीयू लीट में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, है ना। आपको वैसे ऑलरेडी यार हमारे यूट्यूब चैनल पे अपन लीट की जो भी अपडेट होती है वो देते रहते। बच्चों का ये कहना था, सर यूपीडीयू लीट के बारे में भी बता दो, उसका फॉर्म कब आएगा ये भी बता दो, उसका पेपर होगा भी कि नहीं होगा ये भी बता दो। 100/100 पेपर होगा। पेपर एनटीए लेगा, यूपी सेट करके आपका ये मैंने लास्ट टाइम जो आपके टॉपर्स थे ये आपको पता ही होगा, इसका नाम भूले नहीं होगे आप, श्वेता गुप्ता एचबीटीआई के अंदर है। धनेश्वर त्रिपाठी पूरा कोचिंग क्लासरूम पूरा साल पढ़ा था, ठीक है, 22 रैंक थी, ये भी एचबीटीयू के अंडर है। अनंत खुशवा से मेरी लास्ट टाइम बात नहीं हुई, लेकिन इसे फाइनेंशियली कोई दिक्कत थी, इसने कोई लिया है या नहीं लिया नहीं पता। 7 रैंक थी इसकी। राहुल यादव, इसकी 14 रैंक थी। इसके अलावा 12 रैंक थी अपना तिवारी की, ठीक है, 12 रैंक थी। तो उसका ये कितनी रैंक में सर, कितने मार्क्स में, कितने रैंक में कौन सा कॉलेज मिलता है, क्या कट ऑफ है सर। आज जो भी यूपी के भाई बहन हैं, इतने दिनों बाद आया हूं, तो भाई यूपी के सारे बच्चों को मैं कह रहा हूं कि ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि इसके अंदर मैं सारी जो आपको चाहिए बातें वो मैं बताऊंगा। आगे क्या डू नोट है, मतलब ये कंप्लीट एक रोड मैप है यूपीडीयू के जो बच्चे हैं, जिनको एचबीटीयू के अंदर बैठना है, जिनको आईटी लखनऊ के अंदर बैठना है, जिनको ट्रिपल एम यूटी के अंदर बैठना है, जिनको केएनआईटी सुल्तानपुर के अंदर बैठना है, बीआईटी राजकीय जितने भी राजकीय विद्यालय हैं वहाँ जाना है ना। तो एक तो ये वीडियो देख लेना भाई, इसके अंदर बहुत बातें कर रखी हैं। लेकिन इसमें मैं जब देख रहा था इस वीडियो को, तो इसमें मैं ये जरूर कहना चाह रहा हूँ यूपी गवर्नमेंट से कि अगर पेपर एक हो गया तो काउंसलिंग भी एक कर लो कम से कम। हर एक यूनिवर्सिटी की अपनी अपनी काउंसलिंग, बालकों को बहुत दिक्कत होती है, और वो हजार रुपए, किसी की काउंसलिंग की फीस 1500 है, किसी की 2000 है, किसी की 1000 है, सबको अलग अलग काउंसलिंग करनी पड़ रही है। तो ये ठीक नहीं है, एक ये। और दूसरी बात, गवर्नमेंट की तरफ से जो रैंक 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, गवर्नमेंट को उनकी फीस जो है वो माफ करनी चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जो न्यूली जो गवर्नमेंट हमारी योगी साहब की दोबारा आई है, बीजेपी गवर्नमेंट जो दोबारा आई है, अगर ये वहाँ तक पहुँचती है तो भाई मेरी डिप्लोमा के बच्चों के ब्याह पे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यार वो इतनी मेहनत करते हैं टॉप 10 रैंक में लाने में, कम से कम सिस्टम को भी उनकी रैंक के बेसिस पे उनको अवार्ड जो है वो देना चाहिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि बच्चे इतनी फीस जो एचबीटीआई की है या ट्रिपल एम यूटी की है या केएनआईटी की है, 1.5 लाख रुपए वो नहीं पे कर सकते हैं। तो जैसे स्लाइट में जो टॉप रैंक वाले बच्चे होते हैं पूरी फीस माफ़ है। हरियाणा के अंदर भी है, उनको स्कॉलरशिप मिलती है TWF कैटेगरी में अगर वो फॉर्म फिल करते हैं। आपको भी मैं इसके बारे में बताऊंगा। तो आज अपन सिर्फ यूपी के बारे में बात करेंगे। पहले तो जो भी बच्चे यूपी से बिलोंग नहीं करते या जिनके पास यूपी का डोमिसाइल नहीं है, शायद ये वीडियो उनके लिए नहीं है, क्योंकि यूपी लीट वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, यूपीडीयू लीट, जिनके पास डोमिसाइल हो यूपी का, या डिप्लोमा बेशक वो कहीं से भी कर रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यूपी के बहुत सारे बच्चे अपने को देखते हैं, अपने को प्यार करते हैं, तो भाई उनके लिए है। और उनको मैं ये भी बता दूं कि वो अगर चाहें, अगर उनको फाइनेंशियली दिक्कत है, तो वो एक कंप्लीट रिकॉर्डेड प्लस किताबें प्लस स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड बैच वो पूरा का पूरा ले सकते हैं। ऑल लीट का कुछ और है, यहाँ पे अमाउंट जो लिखा हुआ आईपीडीटीयू का लिखा हुआ है, ठीक है, 2000 रुपये का डिफरेंस रहता है उसमें। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ। मैंने आपको वीडियो के बारे में बता दिया। अब मैं आज आपको इसमें जो सिलेबस रहने वाला है, जो अपना आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए, क्या रहना चाहिए। भाई कितना स्मार्ट लग रहा है यार मैं कितना स्मार्ट लग रहा हूँ यार, थैंक यू यार भाई दोस्तों, ठीक है। तो आप पे अपने आप बोल देते हैं यार कभी कभी। तो चलिए फटाफट से आपका टाइम ना वेस्ट किए बिना मैं मूव करता हूँ यहाँ पे। ये पीपीटी हमारी पिछली बार की है, लेकिन इसके अंदर मैंने जो चेंजेस किए हैं वो इस बार की कट ऑफ भी मैंने ऐड कर दी है, इस बार की कट ऑफ भी ऐड कर दी है। तो इसके अंदर भाई आपको मोटे मोटे जो कॉलेज यहाँ पे ना गलती होगी, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ 5, तो मोटे मोटे 5 कॉलेज लिख रखे हैं। इसके बाद राजकीय विद्यालय भी सारे बढ़िया हैं। जो टॉप 100-150 रैंक वाले बच्चे होते हैं तो वो यहीं चाहते हैं कि इन्हीं में
कॉलेज में जाया जाए। पहले यूपीटीयू लीट हुआ करता था, उसके बाद ट्रिपल एम यूटी अपना अलग एग्ज़ाम लेता था। एचबीटीयू 2016 के बाद पिक्चर में ही नहीं था, वो अपना एग्ज़ाम ही नहीं लेता था। तो लास्ट ईयर जब एनटीए ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, क्योंकि उनका रीज़न यही था, मैंने कई वीडियो में बता रखा है बच्चों को कि यूपीटीयू इसलिए, यूपीटीयू का एग्ज़ाम स्टेट लेवल का होता था, तो एचबीटीयू कहता था हम तो अपने एडमिशन जो है सेंट्रल एजेंसी से लेते हैं। तो जब सेंट्रल एजेंसी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराना शुरू किया तो वो एडमिशन लेना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। मैं एचबीटीयू में बहुत सारे ऐसे फैकल्टी को जानता हूँ जो एडमिशन के प्रोसेस में काम करते हैं, तो उनसे जो जो बात मेरे को पता लगती रहती है वो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को आके बताता रहता हूँ। भाई ये मैं हूँ और मैं पिछले 12 साल से ही डिप्लोमा के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और 12 साल से अपन यहाँ पे बहुत बढ़िया रिजल्ट भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है। अब बात आती है कि कट ऑफ की। पहले यूपीटीयू 2017 में या उससे पहले की अगर बात करें तो यूपीटीयू होता था 300 नंबर का, उसमें से जो 300 में से 187 मार्क्स ले आता था उसकी रैंक 1 आ जाती थी। 181 मार्क्स ले आता था उसकी रैंक 2 आ जाती थी। 180 मार्क्स ले आता रैंक 3। यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं 2017 में हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चे की रैंक 3 भी आई थी, बच्चे की रैंक 5 भी आई थी, ठीक है। 2018 में भी 300 नंबर का होता था। 2019 से 400 नंबर का पेपर शुरू हो गया था। 400 नंबर में पेपर का लेवल ठीक ठाक था, तो 300 से प्लस 300 290 से जो प्लस बच्चे थे उसकी रैंक जो है वो 1 आया करती थी। लेकिन 2020 में ऐसा नहीं हुआ। 2020 में जिसकी रैंक 1 आई 288 मार्क्स थे उसके, 288 का अगर आप इसका 288 के अगर आप क्वेश्चन निकालेंगे ना तो मेरे हिसाब से एक बार यार निकाल के देखो, 288 डिवाइड बाय 4 72 क्वेश्चन, 100 में से 72 क्वेश्चन इसने करे हैं, तब जाके आइए। देखो यार 20 के बाद जो कट ऑफ है ना वो कम होगी 21 में जिसकी रैंक 1 आई और श्वेता गुप्ता, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में भी दिखाया, उसके नंबर थे 256 का मतलब है उसने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे 64, उसके क्वेश्चन ठीक थे। अटेम्प्ट उसने ज़्यादा किए होंगे लेकिन 64 क्वेश्चन ठीक थे। मैं आपको कह रहा हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था, 12 से 13 क्वेश्चन बायोलॉजी के आगे थे। तो आपको मैं बता दूं हम तो यहाँ पे बायोलॉजी इस बार से पढ़ा रहे हैं, पर डिप्लोमा के बच्चों को या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन हम वो जर्नल पार्ट पढ़ा रहे हैं। और जर्नल पार्ट जो आपके पेपर में जिस टाइप के क्वेश्चन आए, हमारा अप्रोच भी वैसा ही है। हमें नहीं पता कि अगली बार बायो आएगी नहीं आएगी, लेकिन हम यहाँ पे जितने भी बालक हैं उनको बायो प्रिपेयर करा रहे हैं। हम चाह रहे हैं उनकी क्लासेस, मेरे हिसाब से 4 या 5 क्लासेस हुई हैं और आगे क्लासेस उनकी वीकेंड में चलती रहेंगी जब तक आपकी एग्ज़ाम नहीं होता। तो सर एग्ज़ाम कब निकलेगा? टेंटेटिवली बता रहा हूँ अप्रैल में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा, और आपका एग्ज़ाम टेंटेटिवली बता रहा हूँ जुलाई, अगस्त या सितंबर में आपका यूपीटीयू लीट का एग्ज़ाम जो है वो हो सकता है, ठीक है। तो अगर इसके अपन, मैं ये जो आंकड़े मैंने आपके लिए खोले, ये जो आंकड़े मैंने बनाए हैं, ये लास्ट ईयर के जो 2021 के 256 नंबर पे रैंक 1, 252 पे रैंक 2, 248 पे, मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो जो हमारे यहाँ पे जैसे रैंक 7 का जो नंबर थे खुशवा, या रैंक 12 के जो नंबर थे, रैंक 12 रोहित तिवारी की थी, उसके नंबर थे 244, रैंक 12 तो 244 थे, रैंक 12 244, रैंक 1 256, यानी 12 नंबर के अंदर 12 बंदे हैं और एक क्वेश्चन करने के आपको 4 नंबर मिलते हैं। नेगेटिव मार्किंग वहां पे है नहीं है, यूपी में भी नहीं है, और मैंने कल हरियाणा के लिए डाली थी तो हरियाणा में भी नहीं है। लेकिन हरियाणा में आउटसाइडर अप्लाई कर सकते हैं, यूपी में सिर्फ यूपी के स्टेट के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। यूपी में सबसे टॉप के जो इंस्टीट्यूट हैं, जो मैंने पीछे अभी बताया आपको, जो मैं पीछे आपको बता रहा था, ये 5 इंस्टीट्यूट हैं जो सबसे टॉप के हैं। HBTU, IIT लखनऊ, ट्रिपल एम यूटी, KNIT सुल्तानपुर, BIT झांसी। इसके बाद नए राजकीय विद्यालय हैं, उनकी प्लेसमेंट का पता नहीं, लेकिन वो कॉलेज ठीक है, तो वहाँ से बीटेक आप चाहो तो परस्यू कर सकते हो। यहाँ पे जो मैंने लिखा हुआ है ना 256, तो 256 जिसके नंबर थे ये 256 है, मतलब ऐसा मत सोचना 260 और कोमा 56, ये मतलब मैं रैंक 6 भी लिखना चाह रहा था कि उसके नंबर 256 थे। 256 का मतलब आपको मैंने बता चुका हूँ 64 क्वेश्चन, 260 का नंबर का मतलब है 65 क्वेश्चन। तो यहाँ से अगर मैंने पूरा कंक्लूड करूँ तो मेरे को लगता है कि जो टॉप 10 में रैंक आएगी ना,
2022 में वो 65 प्लस क्वेश्चन करेगा, उसकी रैंक टॉप 10 में रैंक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। ये लास्ट टाइम कम हो गया, कम इसलिए क्योंकि बायो आ गया। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आया करता था, वो कम आया, बायो आ गया ज्यादा। मैथ को बालकों ने पढ़ा था, फिजिक्स बालक पढ़ रहे थे, तो फिजिक्स के 3 ही क्वेश्चन दिखाई दिए, केमिस्ट्री का 1 भी नहीं, बायो के 13। इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल की अगर मैं टोटल क्वेश्चन बात करूं तो 30 से ऊपर थे। जो हम यहाँ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूं यहाँ पे जीसीसी में, जो इलेक्ट्रिकल के या जो इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन थे वो 30 प्लस थे। 2021 का बता रहा हूं आंकड़ा। और अगर मैं आपको मैकेनिकल का पोर्शन पूरा बताऊं, चाहे उसमें अप्लाइड मैकेनिक्स है, चाहे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, थर्मोडायनेमिक्स है, या फ्लूइड मैकेनिक्स है, इंजीनियरिंग ड्राइंग है, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है, उसके टोटल क्वेश्चन अगर मिलाऊंगा तो उसका वेटेज कम रहा था। कम कितना, मतलब 20 से 25 के बीच में क्वेश्चन थे, 20 से 25। लेकिन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोर्शन ज़्यादा आ गया था। इसीलिए यहाँ पे आपको जो कट ऑफ दिख रही है, क्योंकि बच्चों को ऐसा हमारे एंड से भी लग रहा था कि भैया मैकेनिकल ज़्यादा आएगा, तो ये थोड़ा सा हुआ था, बायोलॉजी आ गई थी, मैथ का पोर्शन उस अकॉर्डिंग नहीं आया। लेकिन मैं आज आपको बायो के टॉपिक, मैथ के टॉपिक, इलेक्ट्रॉनिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इलेक्ट्रिकल में कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, आपको सारा सिलेबस आपका क्या लिखा हुआ, आपका ऐसे कंटेंट लिखे हुए हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपके क्या ऐसे ऐसे कंटेंट लिखे हुए हैं, ये देखिए, ये आपके सिलेबस में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि भाई आपके सिलेबस में क्या आता है, सिर्फ आपका मैथ्स, मैकेनिक्स, आपका क्वांट का कुछ पोर्शन हमेशा आता था लेकिन लास्ट टाइम नहीं आया। वैसे क्वांट का पोर्शन आता था लेकिन लास्ट टाइम नहीं आया, ठीक है। तो अगर मैं मोटी मोटी बात करूं यहाँ पे, तो आपका मैथ अगर लास्ट ईयर 2021 की बात कर रहा हूँ, वैसे मैथ यार 7-8 नंबर 9 नंबर का रहता था। मैं आपको मैथ का सारा 2010 से लेके 2020 तक का मैथ का कौन से टॉपिक से क्या क्वेश्चन आ रहे हैं वो बताऊंगा। मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आईपीयू के लिए तो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन वो यूपीडीयू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फिजिक्स का पोर्शन है और मैकेनिक्स का पोर्शन है वो कंबाइन होके आता है वहां पर, तो आपको लगता है वो फिजिक्स है, वो मैकेनिक्स है, ठीक है। तो मैकेनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। तो जो श्रेयस ने यहाँ पे आपको मैकेनिक्स पढ़ाया है या जितने आप टेस्ट दे रहे हैं वो आपके लिए काम आएंगे। क्वांट में 3 से 4 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको नहीं छोड़ने चाहिए, परसेंटेज नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। आपको प्रॉफिट लॉस ये क्वेश्चन नहीं छोड़ने चाहिए, HSF LCM ये नहीं छोड़ना चाहिए। कंप्यूटर जर्नल अवेयरनेस का जो पार्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारी किताब के अंदर दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021-20 में हमने किताब में कंप्यूटर जर्नल का पार्ट नहीं डाला था, लेकिन 2021 में जो नई बुकलेट आई है, मेरे पास यहाँ पे नहीं है, नहीं तो मैं दिखाता, उसके अंदर कंप्यूटर जर्नल का हमने पूरा का पूरा पार्ट जो है वो डाला हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपके पेपर को देख के ही बनाया गया टोटल, चाहे वो फुल फॉर्म को देख के बनाया गया हो, चाहे वो आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को देख के बनाया गया हो, नंबर सिस्टम को देख के बनाया गया हो, गेट्स को देख के बनाया गया हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देख के बनाया गया हो, इंटरनेट के बारे में बताया हो, सारी चीज़ें। केमिस्ट्री का इतना ज़्यादा वेटेज नहीं है, अगर आप केमिस्ट्री को छोड़ना चाहो तो छोड़ भी सकते हो, लेकिन 2-3 क्वेश्चंस आते हैं और वो कौन कौन से टॉपिक आपको करने चाहिए वो मैं बता दूंगा। फिजिक्स का भी डिटेल सिलेबस बता दूंगा। अब बात आती है ब्रांच वाइज में 4 ब्रांचेज हैं, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, एलिमेंट ऑफ कंप्यूटर। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है ये मैं आज बताऊंगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल के अंदर क्या पढ़ना है, मैकेनिकल के अंदर क्या पढ़ना है, या जीसीसी में बालक क्या पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, तो ये आप भी पढ़ सकते हैं, जीसीसी वाले तो पढ़ ही रहे हैं, ठीक है। उसके बाद मैं अगले टॉपिक पे मूव करता हूँ। मैथ में क्या है, हरियाणा और यूपी में सिर्फ एक ही अंतर है कि यूपी में टिग्नोमेट्री भी है, हरियाणा में टिग्नोमेट्री नहीं है। यूपी में टिग्नोमेट्री है, और यूपी का जो टिग्नोमेट्री है ना, वो जरूर आपको 2-3-1 क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के जरूर देखेंगे, लेकिन उसका लेवल डिप्लोमा लेवल का, जो आप अपने मैथ 1 में मैथ 2 में जो लेवल है, ऐसा नहीं है कि आपको जेई मेंस लेवल तक ले जाना, नहीं, आपको डिप्लोमा लेवल जो आपने डिप्लोमा में मैथ 1 में या मैथ 2 में पढ़ा था वैसा आपको एपीजीपी करना चाहिए। एक आधा क्वेश्चन फंस सकता है, लेकिन टिग्नोमेट्री तो पक्का पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये टॉपिक यहाँ पे लिख रखे, इसमें क्वांट एप्टीट्यूड और आ गया। हाँ ना, ये हमने टॉपिक यूपी के लिए हैं।
हालांकि आईपी में या डीटीयू में मैथ को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है, लेकिन यूपी में मैथ इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो हरियाणा के बच्चे करेंगे ना वही यूपी वाले, बस हरियाणा वाले को ट्रिग्नोमेट्री करने की जरूरत नहीं है, यूपी वालों को ट्रिग्नोमेट्री करनी है, यूपी वालों को मैट्रिक्स करनी है, यूपी वालों को स्ट्रेट लाइन भी पढ़ना है। स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, हालांकि पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला लिख रखा है, लेकिन यूपी वालों को स्ट्रेट लाइन भी करना है। हालांकि यहाँ पे चेंजेस करे थे तो, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं लिखा हो, स्ट्रेट लाइन भी आपको करना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, अगर आप ये हमारे अपना आकाश सर ने बनाया हुआ ये पूरा पेपर देख देख के कि 2011 में ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन आया था, स्ट्रेट सर्कल का भी एक क्वेश्चन आया था, 2012 में एलिप्स का एक क्वेश्चन आया था, प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन आया था, है ना। लेकिन 2013 में ट्रिग्नोमेट्री के 2, 2014 में ट्रिग्नोमेट्री के 2, 2018 में ट्रिग्नोमेट्री के 4 क्वेश्चन, 2019 में ट्रिग्नोमेट्री के 3 क्वेश्चन, 2020 में ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन। तो मतलब ट्रिग्नोमेट्री तो करनी है, प्रोग्रेशन, एचपीजीपी ये करना है। यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोबेबिलिटी नहीं छोड़ सकते आप, प्रोबेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी। आपको दिख रहा होगा 2-3 साल से, लेकिन पिछली बार नहीं आया क्योंकि पिछली बार बायो आ गई थी। लेकिन आप पिछली बार के बेसिस पे मैथ को छोड़ नहीं सकते। आप मैथ को, जो आपका डिप्लोमा लेवल का जो मैथ है उसको थोड़ा थोड़ा करते रहिए, और जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको तो मैं बार बार यही बोलता हूँ भाई पढ़ते रहिए। पीछे अब्दुल कलाम जी दिख रहे हैं, ठीक है, मैं उनको एडमायर करता हूँ, और यहाँ पे बालक भी उसको रोज आके देखते हैं, तो कहीं ना कहीं माइंड में स्ट्राइक होता होगा, ऐसा मेरे को लगता है भाई। ठीक है, ठीक है। तो अब मैं फटाफट से आपको सिलेबस की तरफ, जो मैं आपको लेके जा रहा था, तो सिलेबस की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा फिजिक्स का सिलेबस है जो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। फिजिक्स में यूनिट डायमेंशन, डायमेंशनल एनालिसिस, उसके लिमिटेशन, मोशन इन 1, 2, न्यूटन्स लॉ, वर्क एनर्जी, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी इन फ्लूइड मोशन, वेव वाइब्रेशन, रोटेशन मोशन, ग्रेविटेशन, ये सारी चीज़ें फिजिक्स में अपने को कवर करनी है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं फिजिक्स के बाद मूव करता हूँ तो आता है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हम अगर बात करेंगे, केमिस्ट्री में अगर हम बात करेंगे किसकी, आपके हरियाणा में एटॉमिक स्ट्रक्चर नहीं पढ़ना पड़ता, लेकिन यूपीडीयू में पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन दिखेंगे, हरियाणा में मेटल नहीं पढ़ना पड़ता, यूपीडीयू में मेटल्स पढ़ना पड़ेगा। हरियाणा में कोरोजन नहीं पढ़ना पड़ता, यूपीडीयू में कोरोजन पढ़ना पड़ेगा। बाकी हरियाणा वाला जैसे उसमें वाटर है, हार्ड, सॉफ्ट वाटर, टाइप ऑफ हार्डनेस, ये सब इसमें भी पढ़ेंगे। एसिड बेस इसमें भी पढ़ेंगे, पीएच वैल्यू निकालने वाला इसमें भी पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में ज्ञान जो लिख रखा है ये इसमें हम केमिस्ट्री के अंदर, ये बिल्कुल बेसिक लेवल का, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं अपने को करना है, बिल्कुल बेसिक लेवल का यूपीडीयू वाले बच्चों को बोल रहा हूँ, ये अपने को करना चाहिए केमिस्ट्री का। तो मैं आपको यूपी में दोबारा मैं अगर बैक करके दिखाऊं तो मैंने आपको मैथ का, फिजिक्स का कंटेंट बताने की कोशिश करी है कि ये कंटेंट आप पढ़ लो भाई, नहीं तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। स्क्रीनशॉट लेके अपने अपने कमरों में चिपका दो भाई, हाँ ये कवर करने हैं, कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात आती है जहाँ 30+ से ज़्यादा क्वेश्चन आए, तो इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स 2021 में आप पेपर निकालना, नहीं तो पेपर हमने शायद पेपर का सोल्यूशन भी डाल रखा था यूट्यूब पे, और पेपर भी हमारे टेलीग्राम पे या ऐप पे होगा, जरूर डेफिनेटली डला होगा पीडीएफ, वो वहाँ पे मैं आपको दोबारा लिंक भी दिखा देता हूँ एक बार यार, एक बार मैंने साथ के साथ मैं लिंक भी दिखा देता हूँ अपने हमारे टेलीग्राम का। ये तो हमारे यूट्यूब पे पेपर्स पूरा सोल्व करके एक फैकल्टी ने पूरा बताया हुआ है उसके बारे में, और यहाँ पे अगर हम उसका टेलीग्राम लिंक, ये रहा यहाँ पे टेलीग्राम लिंक है, ये लीड कोचिंग इन जीसीसी, यहाँ पे जाके आप पेपर निकालोगे यूपीडीयू लीड का 2021 का मिल जाएगा। कोई दिक्कत लगे तो नीचे कमेंट करना भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैं वापस मूव करता हूँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका बेसिक जो फिजिक्स में पढ़ते थे, है ना, 12th की फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट्स, क्रिचॉफ्स लॉ, फैराडेज लॉ, नेटवर्क थ्योरम्स, नेटवर्क में सारी थ्योरम्स हैं इसके अंदर, नेटवर्क थ्योरम्स में सारी थ्योरम्स हैं। एसी सर्किट हो गया, आरएमएस वैल्यू, बिहेवियर ऑफ आरएलसी सर्किट, सीरीज और पैरेलल सर्किट, सीरीज एंड पैरेलल रेजोनेंट सर्किट, ट्रांसफार्मर के बारे में ज्ञान हो गया, चाहे वो सिंगल फेस है चाहे वो 3 फेस है, डीसी मशीन, इंडक्शन मोटर, ये सारी चीज़ें हमें यूपीडीयू के लिए भाई तैयार करनी है, ठीक है। इसमें आपकी सिंक्रोनस लिखी नहीं हुई, लेकिन सिंक्रोनस भी हम आपको यहाँ पे पढ़ाएंगे। डिस्ट्रीब्यूशन का इसमें लिखा नहीं हुआ, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें इंस्ट्रूमेंट के बारे में लिखा नहीं हुआ, लेकिन इंस्ट्रूमेंट भी हम आपको पढ़ाते हैं। शायद इंस्ट्रूमेंट इसमें लिख रखा है, अच्छा इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में लिख रखा था, अदरवाइज इलेक्ट्रिकल में भी हम इंस्ट्रूमेंट कवर करते हैं। तो अगर हम ये बात
इलेक्ट्रॉनिक्स की करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सबसे पहले तो ऊपर टॉपिक आ गया इंस्ट्रूमेंट का। इंस्ट्रूमेंट के अंदर हमारे मेजरमेंट आ गया, एरर आ गया, इसमें एमीटर, वोल्ट मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, उनके ऊपर एमसीक्यू किस लेवल के बनते हैं। अगर आपके पास कोई भी डिप्लोमा लेवल की बुक है तो उसके बैक साइड पे जो भी एमसीक्यू हो सारे लगाओ दबा के, ठीक है। बाकी मैं आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी साइट बताऊंगा जहां से आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद आप हमारी टेस्ट सीरीज लेके बहुत सारे एमसीक्यू की वहां पे आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगी। 899 रुपये उसकी कॉस्ट है। आप कोचिंग कहीं से भी कर रहे हैं तो आप लेकिन टेस्ट सीरीज यहाँ से ले सकते हैं। आपको क्वालिटी क्वेश्चंस जो यहाँ पे देखने को मिलेंगे, कम से कम 40-50 पेपर होंगे, उसमें से कम नहीं तो 5 से लेके 10 पेपर तक फुल लेंथ के 100 क्वेश्चंस के वो फुल लेंथ के पेपर होंगे। तो आपको बहुत कुछ उसमें मिलेगा, है ना। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन सिस्टम में आपका AM हो गया, FM हो गया, आपका डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक हो गया, जो मैंने पढ़ा है, हालांकि इसमें कम लिख रखा है लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो सारा है। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे सेमीकंडक्टर हो गया, सेमीकंडक्टर में पूरी डिटेल में है, सेमीकंडक्टर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। फिर डायोड हो गया, डायोड के बाद ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर में बाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, फिर बाइसिंग की जरूरत के बाद उसके हम एम्पलीफायर की तरह यूज़ करते हैं। तो एम्पलीफायर क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, फीडबैक हो गया, ऑसिलेटर के बारे में हो गया ज्ञान। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखनी है दोस्तों। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि इसमें BJT, FET, उसकी कन्फिग्रेशन, ठीक है, उनकी हमें बाइसिंग की जरूरत क्यों पड़ी, ओपैम्प के बारे में ज्ञान, ओपैम्प के क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, ओसिलेटर, रेगुलेटेड पावर सप्लाई के क्वेश्चन दिख जाएंगे। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर नंबर सिस्टम के क्वेश्चन लिखा पड़ा भाई आया ही होगा। यूपीडीयू लीट में आप किसी भी लीट का कोई भी ईयर निकाल लेना, आपको दिखेगा। गेट पे क्वेश्चन आपको दिखेगा, कन्वर्जन पे आपको क्वेश्चन दिखेगा, अर्थमेटिक पे आपको क्वेश्चन दिखेगा। आपको इसमें हालांकि सिक्वेंशियल सर्किट पूरी डिटेल में नहीं लिख रखा, फ्लिप फ्लॉप तक लिख रखा, लेकिन सिक्वेंशियल पूरी डिटेल में पढ़ना है आपको। मतलब फ्लिप फ्लॉप पढ़ना है आपको, रजिस्टर पढ़ना है आपको, काउंटर पढ़ना है आपको, है ना, ये आपको करना है। आपको A to D, D to A कन्वर्टर पढ़ना है। लॉजिक फैमिली के बारे में भी आपको हल्का फुल्का ज्ञान लेना है दोस्तों, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। उसके बाद पावर इलेक्ट्रॉनिक्स आ गया, आपको SCR, डायक, ट्रायक, थायरिस्टर फैमिली होगी। थायरिस्टर फैमिली के अंदर जो भी 10-12 फैमिली मेम्बर्स हैं वो सभी के बारे में अपने को पढ़ना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको यूपीडीयू लीट के लिए, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पढ़नी है। जो GCC वाले बच्चे जो चाहते थे कि मैं यूपीडीयू लीट के बारे में आके बताऊं, तो वो भी सुन लो भाई, ठीक है। तो वो भी सुन लो भाई, बार बार तुम लोग पूछा करते थे, तो यही कंटेंट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमें पढ़ना है, ठीक है। अब बात करता हूँ मैं मैकेनिकल की। मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल 30 नंबर का, मैकेनिकल प्रोडक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग ये भी 25 नंबर का। यानी 100 में से सीधा अगर आपको 50-60 नंबर लेके आने हैं, तो आपने अगर सिर्फ ब्रांचेस को अच्छे से पढ़ रखा है और आपको जो यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, तो आप बहुत बढ़िया से कवर कर सकते हैं। जैसे बायो लास्ट टाइम 13 नंबर की आ गई, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री का वेटेज 0 हो गया, ऑलमोस्ट जीरो तो नहीं था, लेकिन मैथ के 3-4 क्वेश्चन थे, फिजिक्स के 3-4 क्वेश्चन थे, लेकिन 0 तो नहीं था। केमिस्ट्री का एक भी क्वेश्चन नहीं दिखा मेरे को, तो ठीक है, हो सकता है एक आधा क्वेश्चन हो भी, शायद मेरे से स्किप हो गया हो, है ना, लेकिन नहीं था, ठीक है। कंप्यूटर के होंगे कम से कम 10+ क्वेश्चन, मैं इसको 12+ भी कह सकता हूँ। कंप्यूटर में 12+ आपको जनरल क्वेश्चंस। हालांकि हम यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, प्रोग्रामिंग इन C, फंडामेंटल कंप्यूटर मैंने खुद करा रहा हूँ, और जो नीचे ये लिख रखा बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग, चाहे वो लैन, वैन, नेटवर्क, इंटरनेट, उसके एप्लीकेशन, ये सब अपने को कंप्यूटर में करना है। प्रोग्रामिंग इन C के अंदर हम डिटेल में अगर देखना चाहें तो स्टेप इन, प्रोग्राम डेवलपमेंट, फ्लो चार्ट, एल्गोरिथम हो गया, डाटा टाइप हो गए, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग इन C में यार, ऑब्वियसली यार, जो भी मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्रामिंग इन C को करने में 6 महीने लगाते हैं बालक, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 10 से 12 घंटे हैं जो हमने बालकों को इतना ज्ञान देना है कि वो उसके बेसिस के MCQ लगा पाए। तो ये प्रोग्रामिंग इन C, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपको कराने वाले हैं SP शर्मा सर। मैं वो कंप्यूटर के चैम्पियन है भाई, है ना। पिछले मेरे को तो 12 साल, उन्हें 15 साल हो गए कंप्यूटर पढ़ाते हुए। तो बढ़िया रेनाउंड फैकल्टी हैं कंप्यूटर के, वो आपको यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिकल आपको श्रेय सर पढ़ा रहे हैं, DTU से, वो खुद M.Tech कर रहे हैं और गेट क्वालिफाई किया हुआ उन्होंने इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, तो वो आपको करा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैं करा रहा हूँ, मैंने कितनी बार गेट क्वालिफाई किया हुआ है, मैं PhD परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे यानी टीचर तो सारे आपको ऐसे मिलेंगे जो बिल्कुल ज्ञान को रखे हुए हैं। जैसे मैकेनिकल इससे पहले आपको जो टीचर पढ़ाया करते थे, आकाश सर का इसरो में सिलेक्शन हो गया।
अभी आपको पढ़ा रहे हैं आशुतोष सर। आशुतोष सर खुद एक कंपनी में काम कर रहे हैं, गेट क्वालिफाई हैं, बीटेक उन्होंने कर ली स्लाइड यूनिवर्सिटी से, लेटरल एंट्री उन्होंने सारे दे रखे हैं, सारी चीज़ पता है उनको कि मैकेनिकल में क्या है। अप्लाइड मैकेनिक्स वाला पोर्शन तो आपका जो मैकेनिक्स इसमें अलग से मैकेनिक्स अलग से नहीं लेके चलेंगे, ये पोर्शन आपको ऑलरेडी अप्लाइड मैकेनिक्स का वहीं IPDT में जो कराया जा रहा है वही OLET में भी कवर होगा। थर्मोडाइनमिक्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, फ्लूइड मैकेनिक्स यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। हम पढ़ाएंगे आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, फ्लूइड मैकेनिक्स, आपका मटेरियल साइंस भी एक आपका वो है सब्जेक्ट है, क्योंकि यार मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ तो फ्लूइड मैकेनिक्स को डिटेल में तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जो फैकल्टी हूँ लोगों ने बता रखा है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स, सॉरी यार, विस्कोसिटी, ठीक है, आपका बर्नौली थ्योरम, टाइप ऑफ फ्लूइड फ्लो, डायमेंशन लेस नंबर, मेजरमेंट ऑफ फ्लूइड फ्लो। इसमें हो सकता है टाइपिंग में कुछ मिस्टेक होगी हो, ठीक है, या मेरे बोलने में कुछ मिस्टेक होगी हो, बिकॉज मैं मैकेनिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ। आपको आशुतोष सर पढ़ाएंगे यहाँ पे मैकेनिकल के, गेट क्वालिफाइड हैं और वो आपको ये सारा कवर कराएंगे। मैकेनिक्स आपको शेष सर करा ही रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हीट ट्रांसफर में कंडक्शन, कन्वेंशन, रेडिएशंस, उसके बाद आ जाता है आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के अंदर लेथ, टर्निंग मशीन, कटिंग, ये फीड, डेप्थ ऑफ कट, ड्रिलिंग, ये सारी चीज़ें आपको। इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो आपको ये फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, मटेरियल साइंस में बोल रहा था, मटेरियल साइंस के अंदर इंजीनियरिंग मटेरियल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, हार्डनेस टेस्टिंग मेथड, हीट ट्रीटमेंट, हार्डनिंग, टेम्परिंग। ये अगर मैं थोड़ा बहुत गलत कर रहा हूँ तो भाई मुझे माफ़ कर देना, लेकिन कंटेंट यही है जो हम कवर करेंगे, ठीक है। इसके अंदर मैकेनिकल का आगे भी पोर्शन है, ये पोर्शन आगे लिख रखा है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये देख लेना भाई, मोल्डिंग, प्रोसेस ऑफ प्लास्टिंग, मोल्डिंग मटेरियल, फाउंड्री, ये सारा मैकेनिकल का है। तो क्या सर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल वाले को भी मैकेनिकल करना है? हाँ भाई, कंप्यूटर वाले को भी करना है, पॉलीमर वाले को भी करना है, पॉलीमर वाले को इलेक्ट्रॉनिक्स भी पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल भी पढ़ना है, तब जाके UPDU में बढ़िया, तब जाके UP सेट में आप अच्छा कर पाओगे। आप NTA एग्ज़ाम लेता है, NTA उनका पेपर का लेवल भी ठीक ठाक है, ठीक है, लेकिन अगर मुश्किल आएगा तो सबके लिए आएगा, आसान आएगा तो भी सबके लिए होगा। तो मैंने आपको कट ऑफ भी दिखाई अभी यहाँ पे ये ऑटोमोबाइल का भी हम कुछ पोर्शन लेके चलते हैं, ऑटोमोबाइल का भी कुछ पोर्शन लेके चलते हैं। ऑटोमोबाइल के गियर बॉक्स हो गया, उसके टाइप्स हो गए, आपको क्लचेस के टाइप हो गए, बेसिक नॉलेज आपको ये पढ़ना है भाई। कूलिंग, लुब्रिकेशन ऑफ इंजन हो गया, टाइप ऑफ व्हील्स हो गए, टायर्स यूज इन ऑटोमोबाइल, मेजर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए भाई। UPDU लीट में सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग लिख रखा है बस, उसके बाद नहीं लिख रखा। ये मैं दोबारा आपको जूम करके बड़ा करके दिखा रहा हूँ कि जो बढ़िया 5 कॉलेज हैं, यहाँ पे गलती नहीं है भाई टाइपिंग करते वक्त गलती हो सकती है। मैं सुबह 7 बजे से ये प्रेजेंटेशन तैयार कर रहा था, आज सुबह 7 बजे आ गया था मैं, और मैं आप लोगों के लिए तैयार कर रहा था। यार मैं आता तो मैं भी अपना फटाफट से कॉपी पेन पे बता देता, पर यहाँ पे एक चीज़ एक साइड में लिखी हुई है, तो जो क्लैरिटी है ना तुम लोगों के लिए वो ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। तो मेरे हिसाब से 5 टॉप के कॉलेज ये हैं, उसके बाद राजकीय विद्यालय आते हैं सारे के सारे। तो ये 5 कॉलेज लिख रखे हैं, यही टॉप के कॉलेजेस हैं, और इनके लिए आपको टॉप 100 रैंक में आना है, टॉप 100 के अंदर रैंक लेके आओ। जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, कोई अगर SC है, ST है, OBC है, तो उनके लिए कट ऑफ्स अलग हैं। मेरी जो कट ऑफ मैंने बताई वो जनरल कैटेगरी के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। UP में क्या है, जब पेपर बनता है, जब रिजल्ट आता है, तो गर्ल कैंडिडेट के लिए अलग रैंक बनती है, फिजिकली हैंडीकैप के लिए अलग रैंक बनती है, SC कैंडिडेट के लिए अलग रैंक बनती है, OBC के लिए अलग बनती है। जनरल रैंक तो आती है, उसके साथ उसकी कैटेगरी की रैंक भी आती है। तो जो मैंने आपको बताई कि टॉप 100 में रैंक लाने के लिए आपको 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन करने हैं, आपकी 2022 में रैंक आ जाएगी। कौन सी? अब अगर 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन करने हैं, अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे 65 से 70 के बीच में, यहाँ पे यार मैं वो देख रहा हूँ कहाँ आता है वो, यार पेन मार्कर कहाँ आता है यार इसमें नहीं, आप लोग क्या बताओगे, ये तो वन वे कम्युनिकेशन है, मैं सोच रहा हूँ क्लास चल रही है। पे मार्कर नहीं पता यार मुझे कहाँ आता है, यहाँ पे मार्कर भी तो आता था, चलो सॉरी यार, ठीक है। तो बात इतनी सी है कि अगर आपको टॉप कॉलेजेस के लिए जाना है तो आपको ये वाला जो अपना माइंडसेट करके रखना पड़ेगा अभी से,
ये अभी से करना पड़ेगा कि यार मैं क्या क्या करूं कि जो मेरी रैंक है वो 1 आ जाए। जैसे मैंने बोला 2021 में जिसकी रैंक 1 थी उसके नंबर कितने थे, 64, 256, मतलब 64 क्वेश्चन किए थे, सॉरी 256 उसके मार्क्स थे, है ना। 64 क्वेश्चन करने पे 256 मार्क्स आ गए उसके। 252 पे रैंक 2 आ गई, 248 पे रैंक 3 आ गई। 248 प्लस मैंने लिख रखा है क्योंकि इसमें मेरे को डाउट था तो इसमें मैंने प्लस लगा दिया। लेकिन मैंने आपको बताया रैंक 1 से रैंक 12 में 12 ही नंबर का डिफरेंस है। रैंक 12 हमारे इंस्टीट्यूट से था, रोहित तिवारी, उसके नंबर थे 244 रोहित तिवारी की, वो दिल्ली से उसने डिप्लोमा करा। तो मोटी मोटी बात अगर निकल के आती है तो वो यही निकल के आती है कि भैया 65 से 70 के बीच में क्वेश्चन कर लो तो आपकी बात जो है वो बन सकती है। अब बात आती है अगर मैं पेपर के एनालिसिस करके आया हूँ तो पेपर में क्या है भाई, पेपर में क्या, अगर मैं 2012 का पेपर देखूँ तो 2012 के ओरिजिनल पेपर का एनालिसिस अगर हम देखें तो उसके अंदर मैथ के जो क्वेश्चंस हैं वो इस एक क्वेश्चन सीक्वेंस सीरीज से, डिफरेंस से, एलिप्स से, परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, यानी मैथ से। लेकिन फिजिक्स के देखो 14 क्वेश्चन आए हुए हैं। 14 में मतलब मैंने फ्लूइड लिख दिया, फ्लूइड मैकेनिक्स, यानी फिजिक्स और मैकेनिक्स और मैकेनिकल का पार्ट मिल के आ जाता है कहीं ना कहीं। तो ये 14 क्वेश्चन है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी के 3 क्वेश्चन है, यूनिट एंड मेजरमेंट के 2 क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ का 1 क्वेश्चन है, फ्लूइड मैकेनिक्स का है, फ्रिक्शन पे 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं, सर्कुलर मोशन पे 1 क्वेश्चन दिख रहा है, केमिस्ट्री के एटॉमिक स्ट्रक्चर देखो मैंने ऐड किया था, मेटल मैंने ऐड किया था, मैंने मेटल ऊपर आपको जब सिलेबस वहाँ पे था तो मेटल आता है, कोरिजन आता है ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है, वाटर आता है, ये छोड़ना नहीं है। ये देखो वाटर के 2 क्वेश्चन, एसिड बेस के, मतलब जो केमिस्ट्री का कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ ना, तो मैंने वो कंटेंट 2012 से लेके 2019 में जो पेपरों में आया हुआ है उसके बेसिस पे केमिस्ट्री का कंटेंट बनाया है। हालांकि आईपी में केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, पंजाब लीट में केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, स्लाइट लीट में केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, लेकिन अगर यूपी और हरियाणा की बात करूँ तो उसमें केमिस्ट्री इतनी डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 4 या 5 यूनिट आप कर लो केमिस्ट्री के लिए, मोर देन सफिशिएंट है। जो यहाँ लिख रखे हैं ना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, मेटल, नॉन मेटल, अलॉय, एसिड बेस या वाटर, इसके साथ कोरिजन और ले आओ तो हो गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए देखो सेमीकंडक्टर मैंने बताया सिलेबस में, रेक्टिफायर से डायोड करेंगे तो रेक्टिफायर करेंगे, रेक्टिफायर में आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर हम बताएंगे, मैं ही पढ़ाता हूँ ये, ठीक है। एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के 4 क्वेश्चन है, पीएन जंक्शन पे 1 क्वेश्चन है, देखो मैंने बोला था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के, सेमीकंडक्टर के देखो, एम्पलीफायर पे देखो क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। कंप्यूटर में यहाँ पे मैंने टॉपिक नहीं लिखे लेकिन 11 क्वेश्चन है। मैकेनिकल के यहाँ पे टॉपिक लिख रखे हैं, 8 क्वेश्चन है मैकेनिकल के। तब पेपर आता था 75 क्वेश्चन का, 75 को 4 से गुणा करेंगे तो 300 नंबर का पेपर आया करता 2012 में। 2012 से लेके 2017 तक, इवन 2018 तक 75 ही क्वेश्चन आया करते थे और उसमें नंबर बनते थे 300। लेकिन हम 2018-19 से 100 क्वेश्चन आने लगे, पेपर हो गया 400 नंबर का, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। और आपको मैंने डिटेल में जो सिलेबस बताया उसको गो थ्रू करो। ये सिलेबस आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी दिख जाएगा, मिल जाएगा। जनरल साइंस के भी 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस बोले तो बायोलॉजी आ गई इसमें है, बायोलॉजी में जो हम यहाँ पे टॉपिक करा रहे हैं आपको वह मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। आपको कोई XYZ नहीं पढ़ने की जरूरत, उसी के बेसिस पे हम पेपर भी ले लेंगे आपके बायो के। जो टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे हम बायो के पेपर लेंगे भाई अलग से भी, और एग्जाम में भी बायो डाल लेंगे भाई हम आपके पेपरों में, ठीक है। मेहनत पूरी चल रही है दबा के, ठीक है, मेहनत पूरी चल रही है दबा के। मैंने बोला आज सुबह 7 बजे आ गया था भाई। तो 2013 का एनालिसिस ये पूरी डिटेल में वीडियो मैंने बना रखी है, लिंक मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे दे दूंगा आपको। 2012 से लेके 19 तक का पूरा एक एक वर्ड उसमें बोलते हुए मैं नजर आऊँगा। ये 2012 का था, ये 2014 का है, ये 2015 का है, ये 2016 का है, ये 2017 का है, ये 2017 में यहाँ पे बता रखा है मैथ में लिमिट से आ गया, डिफरेंशिएशन से आ गया, लेकिन क्वेश्चन मैथ के यही रहते हैं। लेकिन फिजिक्स अच्छे नंबर आ रहे हैं। केमिस्ट्री के टॉपिक वही हैं, थोड़ा सा चेंज हुआ, केमिस्ट्री के भी 4 क्वेश्चन वही हैं। इलेक्ट्रिकल से आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आ रहे हैं, कंप्यूटर के यहाँ पे मैंने डिटेल बताने की कोशिश करी। माइक्रो प्रोसेसर यहाँ पे मैंने 8085 पढ़ाया है, 8085 से क्वेश्चन आता है। ब्लूटूथ के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम फुल फॉर्म से क्वेश्चन आते ही आता है, हमेशा हर बार आता है। इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डाटा कम्युनिकेशन के बारे में, टोपोलॉजी के बारे में, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर क्वेश्चन है। सोम में यहाँ पे अगर हम बात करें इंजीनियरिंग ड्राइंग वर्कशॉप टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहे हैं तुम्हें, है ना। लेकिन अगर मैं बात करूँगा 2021 की, तो 2021 में यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे अगर 2021 में बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल
15 प्लस क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक्स के 15 प्लस क्वेश्चन, यानी इन दोनों को जोड़ूँ तो 30 प्लस क्वेश्चन। मैकेनिक्स में मैकेनिकल वाला पोर्शन करें तो 25 क्वेश्चन के आसपास, कंप्यूटर में 12 क्वेश्चन, बायोलॉजी में देखो 13 प्लस। ये 2021 का बता रहा हूँ मैं, 2021 लास्ट। फिजिक्स के 3 क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आए थे ये आपको पता लग जाएगा। लेकिन जैसे यहाँ पे अगर मैथ के आपको मैंने अभी दिखाए थे कि मैथ के टॉपिक 2011 से लेकर 2020 में टॉपिक तक लिख रखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो भाई ये अपने को छोड़ना नहीं है, इसको निबेड़ना है, बढ़िया से करना है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ये आपकी मेन वेबसाइट है, ओ सॉरी, ये तो वो वीडियो जो आपको देखनी है, इसमें मैं आपको एनालिसिस वाली वीडियो भी डाल दूंगा, ठीक है। ये मेन है आपकी वेबसाइट यूपी सेट की, ये रही, ठीक है, जहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। यहाँ पे इसके होम पे चलते हैं। होम पे अभी कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है 2022 के लिए। मैंने टेंटेटिव बताया, अप्रैल में आपके पास इसका नोटिफिकेशन आएगा, मई में हम इसके फॉर्म भरेंगे, जुलाई या अगस्त में इसका पेपर हो सकता है। पर अगर एक बार पूरा फॉर्म आ जाए तो उसके बेसिस पे आपको बता पाऊँ तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन पेपर एनटीए लेगा 100/100, सारे सेम हैं, ये भी 100/100। लेकिन मेरी दिली तमन्ना थी, जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला, मेरी दिली तमन्ना थी कि यार इनको काउंसलिंग भी एक ही करनी चाहिए और इनको टॉप 10 रैंक वालों को कोई ना कोई स्कॉलरशिप देनी चाहिए। ये मेरी सरकार से हाथ जोड़ी प्रार्थना है कि वो बच्चों के लिए जरूर इस काम को करें, ठीक है। ये मैंने बताया upset.admission.nic, यहाँ पे आपको मिलेंगी। बाकी आप MMUT की वेबसाइट भी खोल के आप यहाँ से अपडेट ले सकते हैं MMUT की। ये MMUT की वेबसाइट में अभी कोई अपडेट तो नहीं है, अभी सिंपल एक ही अपडेट आया है, बस यहाँ पे ये लिख रखा है बीटेक लेटरल एंट्री कमिंग सून, यूपी सेट के थ्रू से होगा, ये बता दिया इन्होंने। लेकिन कमिंग सून का मतलब है कि वो अप्रैल में आपके पास दिखाई देगा। मैंने जब इनके टोल फ्री नंबर पे कांटेक्ट किया था तो मुझे तो इन्होंने यही बोला, मैंने एक मेल भी किया था तो भी इन्होंने मेरे को यही बोला कि ये आपको अप्रैल के फर्स्ट वीक में या सेकंड वीक में इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। बाकी इसका जो एग्ज़ाम है वो आपका जुलाई या अगस्त में होगा। हो सकता है कि लास्ट टाइम वो सितंबर में हुआ था, उससे लास्ट टाइम भी सितंबर में हुआ था, लेकिन इस साल 1 महीना पहले होने की उम्मीद है, ठीक है, क्योंकि अब सिचुएशन बिल्कुल नॉर्मल है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। तो MMUT की, HBTU की और AKTU की, ये तीनों वेबसाइट में मैंने चेक कर लिया, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने तीनों की वेबसाइट भी दिखा दी है। जब काउंसलिंग करते हैं तो तीनों की वेबसाइट पे जा जाके देखना पड़ता है कि कोई ऑर्डर तो नहीं आया, तो वो हम आप लोगों को आके बताते रहेंगे। बाकी अगर आप लोग अभी तक हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की हो तो कर लो भाई। अगर अभी तक पोस्टल कोर्स नहीं परचेज किया है, टेस्ट सीरीज परचेज नहीं किया है या कोई बैच नहीं लिया है तो ले लो भाई, फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। बाकी तुम्हारी मर्जी है, नहीं भी लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं भाई, गाइड करने आता रहेगा, गाइड करता रहेगा। जैसे आज यहाँ पे इंस्टीट्यूट में हमने 1 बजे से 3 बजे के बीच में टॉपर स्टॉक रखी है, उसके अंदर जो बच्चों ने यहाँ से कोचिंग करी, फिर DTU से बीटेक करी, अब वो DTU में 16 लाख या 17 लाख का पैकेज उठा चुके हैं। उन लोगों को मैंने आज यहाँ पे बच्चों को बुलाया ताकि वो बताएं कि बीटेक की जर्नी कैसी रही। उसके बाद उनकी डिप्लोमा के बाद उनकी नौकरी लग रही थी, लेकिन उन्होंने क्या करा, नौकरी नहीं करी। नौकरी कर लेते तो वो 25,000 30,000 के बंदे ही बन के रह जाते, लेकिन उन्होंने नौकरी नहीं करी, बीटेक करी। बीटेक करने के बाद आज जो उनकी जॉब लगी हुई है, एक बंदे की शायद 10 लाख है और दूसरे बंदे की 16 से 18 लाख के बीच में है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है अभी। तो वो दोनों आएंगे यहाँ पे, दोनों को हम अपने बच्चों से इंटरेक्ट कराएंगे। हाँ भाई बताओ भाई क्या रहा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डू नोट, हर चीज़ उसके बारे में डिटेल में अपन डिस्कस करेंगे। ये मैंने लास्ट जो कल बताया था वो हरियाणा लीड के बारे में था मेरा सारा। आज जो मैंने बताया वो यूपीडीयू लीड के बारे में बताया। यूपीडीयू लीड में अब एक बच्चा मेरे को फोटो भेज रहा था कोई, तो मैं वो फोटो देखने के इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ यार, तो मैंने AICT की वेबसाइट खोली। AICT की वेबसाइट में एक जो आप लोगों के लिए जो यूपी के डिप्लोमा के बच्चे हैं या ऑल ओवर इंडिया के डिप्लोमा के बच्चे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा अपडेट आया है AICT की साइट में। आज है 13 मार्च, 8 मार्च को दोस्तों, 8 मार्च को एक सर्कुलर आया। ये मैं सर्कुलर, ये दिख रहा होगा, मैंने ये AICT की वेबसाइट ऑफिशियली AICTindia.org खोल रखा है।
ट्यूसडे यानी मंगलवार को हनुमान का वार है भाई। जय श्री राम, भगवा लहरेगा यूपी में। लहर गया, अब तो होली मनाने का टाइम है भाई। तो मैं ये कह रहा था ट्यूसडे को 8 मार्च में एडमिशन इन बीटेक थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकंड ईयर, ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर को ये सर्कुलर मैंने तो खोल रखा था, लेकिन मैं खोल रहा हूं आपके लिए। वो खोल इसलिए रहा हूं कि इन्होंने क्लियर करा है, एआईसीटी ने सभी डायरेक्टर, प्रिंसिपल, जितने भी पॉलिटेक्निक हैं या जितने भी डिग्री के कॉलेजेस हैं, उनको कहा है कि उसके अंदर जो लेटरल एंट्री की जो सीट्स हैं उनको भी इंप्रूव करेंगे वो लोग। और दूसरा, पहली बात तो ये, और दूसरा डायरेक्ट सेकंड ईयर में डिप्लोमा वाले बच्चों को लेटरल एंट्री से मिलता था, बढ़िया बात है। बीएससी वालों को भी मिलता था, बढ़िया बात है। लेकिन यूपी में, हरियाणा में, दिल्ली में बहुत सारे डिप्लोमा इन वोकेशनल स्टडी, बैचलर इन वोकेशनल स्टडी यानी डी वोक और बी वोक और एम वोक के कोर्सेज शुरू किए गए। तो जो बी वोक वाले बच्चे हैं वो भी एलिजिबल होंगे लेटरल एंट्री के लिए। वो ये ऑर्डर में बिल्कुल क्लियर करके यहां पे लिख दिया गया है कि पास डी वोक स्ट्रीम इन द सेम और अलाइंड सेक्टर द यूनिवर्सिटी विल ऑफर सुटेबल ब्रिज सच एज मैथमेटिक्स, फिजिक्स, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। जो जिनके पास ये है तो वो बीटेक के लिए एलिजिबल हैं। उनको, अगर वो जनरल कैंडिडेट हैं तो उनकी 45% होने चाहिए, अगर वो SC ST कैंडिडेट हैं तो उनके 40% होने चाहिए। मैं भाई साहब सरकारी ऑर्डर पे रिलाय करता हूं। हालांकि जिस बालक ने मुझे ये फोटो भेजी थी, तो ये फोटो भी मैं आपके लिए खोल देता हूं। ये ऑर्डर आया था 8 तारीख को, ये फोटो प्रिंट हुई न्यूज़पेपर में कल। तो इसमें यहां लिख रखा है कि भाई जेई मेंस से अनिवार्यता नहीं, वो तो वैसे भी तुम जेई मेंस से कहां जाते थे, तुम तो यूपी सेट का लेटरल एंट्री देते थे, या कोई भी दूसरे स्टेट के बच्चे हैं तो वो लेटरल एंट्री का एग्जाम देते थे। तो यहां यही लिख रखा है कि आगे आने वाले सत्र में जो बीटेक या बीई प्रोग्राम दूसरे वर्ष लेटरल एंट्री के दाखिले की सुविधा शुरू करने जा रही है। वो तो ऑलरेडी होती थी डिप्लोमा वालों के लिए। शुरू किन के लिए की है? डीवोक के लिए। शुरू किन के लिए की है? बीवोक के लिए। उनके लिए डीवोक, बीवोक जो भी यूपी स्टेट के बच्चे हैं, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनको बोलना चाह रहा हूं, जो भी यूपी स्टेट के बच्चे हैं जिन्होंने डीवोक या बीवोक किया है वो भी एलिजिबल हैं। तो जो बाहर स्टेट के डीवोक बीवोक वाले बच्चे हैं वो बोलेंगे कि हम यूपी के लिए स्टेबल हैं। नहीं यार, आपको यूपी का डोमिसाइल चाहिए। अगर आपने डीवोक किसी बाहर की से करी है लेकिन आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, मतलब आपने दिल्ली से करी है लेकिन आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, आप ग्रेटर नोएडा में रहते हो या गाजियाबाद में रहते हो या दिल्ली के एनसीआर रीजन में कहीं रहते हो, और आपने डीवोक या बीवोक आईपी यूनिवर्सिटी से करी थी, या मान लो आपने डीटीयू यूनिवर्सिटी से करी या एनएसयूटी से करी है ना, या वाईएमसी यूनिवर्सिटी से करी, तो जिस भी यूनिवर्सिटी से करी है लेकिन आपके पास यूपी का डोमिसाइल है तो आप यूपी के लिए एलिजिबल हो लेटरल एंट्री के लिए। ठीक है, तो ये ऑर्डर मैंने आपको यहाँ पे दिखाना था। तो दिस इज ऑल अबाउट द यूपीडीयू लीट। आज यूपीडीयू लीट के बारे में जो मैं ज्ञान मैक्सिमम दे सकता था, मैंने आपको क्या कवर करा? टॉप के कॉलेज कवर करे। मैंने आपको क्या कवर करा? कट ऑफ कि टॉप 10 रैंक लाने के लिए कितने नंबर लाने हैं आपको, ये कवर करा। मैंने आपको सिलेबस में पढ़ना क्या है टॉपिक वाइज बताने की कोशिश करी है। किताबें, अगर आपको लगे यार इसकी कोई किताब भी बता दो सर, किताब हमारी ले लो भाई, मैं तो पहले यही कहूंगा, है ना, मैं पहले यही कहूंगा। लेकिन अगर आपके पास कोई भी आपके डिप्लोमा लेवल की बुक्स हैं जो जिसमें इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। कंटेंट आपके पास आ गया है और आप, जरूरी नहीं है कि कोचिंग करना इसके लिए जरूरी होता है, नहीं यार ऐसा नहीं है। लेकिन बस एक गाइडेंस मिलती रहती है, एक मेंटोर मिल जाता है, वो गाइड करता रहता है, टाइम टू टाइम आपको बताता रहता है। जैसे मैं आके आपको बता रहा हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि बीवोक और डीवोक वाले भी एलिजिबल हो गए हैं लेटरल एंट्री में। तो ये आपके लिए अच्छी बात भी है कि आपका कंपटीशन बढ़ गया। बुरी बात यह है कि कंपटीशन बढ़ गया। अच्छी बात यह है कि नंबर ऑफ सीट बढ़ गई। नंबर ऑफ सीट बढ़ गई भाई, नंबर ऑफ सीट बढ़ने से क्या हो गया? नंबर ऑफ सीट बढ़ गई तो ऑप्शन आपके पास ज्यादा है, अगर क्योंकि मेहनत आप ज्यादा अच्छे से कर पाओगे। डीवोक बीवोक वालों को तो अब पता लगेगा ना कि हम भी जा सकते हैं, उनसे पहले तो उनको पता नहीं लगेगा। वो अभी पता नहीं इनको पता लग पाएगा कि नहीं पता लग पाएगा। लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बोल रहा हूँ कि ये ऑर्डर 7 मार्च को आया था, अपडेट 8 मार्च को हुआ था। एआईसीटी की वेबसाइट पे ये ऑर्डर दिया हुआ है। इसमें लेटरल एंट्री एडमिशन इन बीटेक बीई कोर्स थ्रू लेटरल एंट्री के बारे में सारी यही ऑर्डर को उस अखबार में लिखा गया है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, थैंक यू सो मच लिसनिंग माय वॉइस। जिसने वीडियो लास्ट तक देखा है
वो जरूर नीचे लिखेगा कि सर मैं डेली अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। जिसने वीडियो लास्ट तक लिखा है वो जरूर लिखेगा कि मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ सर, वहीं से मेरे को पॉजिटिव ताकत मिलती है, और जय माता दी। ये 3 चीज आपको लिखनी है भाई लास्ट तक। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, लव यू।